वो यहाँ तक कि भी जो है मान के चलते थे कि इन तारामंडलों में अनेक प्रकार के जीव जंतु जैसे हाथी, घोड़ा, बैल, सांप, शिकारी, इस प्रकार के जीव जंतु रहते हैं और ये पृथ्वी को जो है प्रभावित करते रहते हैं। और इस प्रकार उनका सोचना जो है स्वाभाविक था, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि उस समय न तो कोई टेलीस्कोप था, दूरबीन था, और न ही कोई जो है स्पेक्ट्रोग्राफ या मशीन था जिससे उनका अध्ययन किया जा सके। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि आज के डेट में भी लोग इन कहना चाहिए जो है इन जीव कहना चाहिए ये आकृति है और उसमें जो जीव जंतु की परिकल्पना है, आज भी लोग मानते हैं कि ये मनुष्य के जो है भाग्य और किस्मत को भी जो है बदल सकते हैं। तो ये बहुत ही कहना चाहिए आज के समय में इस प्रकार का सोच भी हमारी सभ्यता में फैली हुई है और इस प्रकार की भ्रांतियां जो है फैली हुई है। पर जब हम टेलीस्कोप और दूरबीन के माध्यम से इन तारामंडलों को देखते हैं तो ये पता चलता है कि ये आकृति तो आपस में संबंधित है ही नहीं। इन तारामंडलों में जो तारे हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर है और ये केवल एक ही दिशा में होने के कारण, प्रोजेक्शन इफेक्ट के कारण आपको एक निश्चित आकृति में, पैटर्न में दिखाई देते हैं। इनका आपस में कोई संबंध नहीं है और इस प्रकार जो है आसमान में अनेक प्रकार के जीव जंतु की परिकल्पना वैसे ही गलत साबित होती है। और इससे ये भी हम कह सकते हैं कि इनका जो है धरती पर या फिर जो है मानव जीवन पर, उसके भाग्य पे या उसके किस्मत पर किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब हम नामकरण की बात करते हैं तो हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि जैसे कहीं से बहुएं आती है, जैसे रायपुर से कहीं किसी के घर में बहू आई तो उसको हम रायपुरहीन के नाम से बुलाते हैं, या बिलासपुर से आई तो उसको बिलासपुरहीन के नाम से जानते हैं। तो ठीक वैसे ही खगोल विज्ञान में तारों का नाम उनके जगह से या उनके कॉन्स्टलेशन से, उनके लोकेशन के आधार पर रखा जाता है। जैसे हम काल पुरुष में देखेंगे, जो बीटलगिस है वो सबसे चमकीला तारा है तो उसको अल्फा ओरायन भी बोलते हैं, और जो रीगल है वो दूसरे नंबर का चमकीला तारा, उसको बीटा ओरायन बोलते हैं। तो ये तारामंडल में तारों का नाम जो है अल्फा, बीटा, गेमा, डेल्टा ऐसे इस प्रकार से किया जा सकता है। पर आज की डेट में जब हम दूरबीन से इन तारामंडलों को देखते हैं तो तारों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, और खासकर हमने ओरायन को देखते हैं तो वहां पे जो बादल है, मेघ है, वो भी हमको जो है दिखाई देने लगते हैं और तारों की संख्या जो है बहुत ज्यादा जो है बढ़ जाती है। तो ऐसे समय में अल्फा, बीटा, गेमा, डेल्टा का यूज नहीं किया जा सकता, उसके लिए जो बदले जो है ये नंबर यूज किया जाता है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि सभी जगह आधार कार्ड यूज होने लगा है, क्योंकि नंबर तो कई बार जो है रिपीट होने लगता है तो उसके बदले में आधार कार्ड यूज होने लगता है। ठीक वैसे ही जब आसमान में जो है सर्वे होता है तो वहां पर जो है नंबर, और मैं नंबर के बारे में फिर अभी आगे की स्लाइड में ये नंबर क्या प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में डिटेल में मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा। ओके। अब समस्या ये होती है कि जब हम इन आकाशीय पिंडों के साइज मापने की कोशिश करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। उसका कारण ये है कि हम वहां जा नहीं सकते और उसका साइज जो है मेजर नहीं कर सकते। तो इसके बदले खगोल विज्ञान में कोण का यूज किया जाता है, और जैसे ही हम जो है दूरी पता चल जाते हैं किसी दूसरे माध्यम से, तो दूरी को कोण से मल्टीप्लाई करने पर हम उस पिंड का जो है साइज बता सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम सूर्य और चंद्रमा का जो है साइज नापेंगे तो वो आधा डिग्री के आसपास होता है। मतलब सूर्य और चंद्रमा हमारी आंख पे, पृथ्वी पर जो है आधे डिग्री का कोण जो है सबटेंड करता है। पर खगोल विज्ञान में ये जो तारे हैं या फिर खगोलीय पिंड है या कोई और जो है कहना चाहिए आकृति है, वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि 1 डिग्री भी जो है काफी कम पड़ता है। इसके लिए हम 1 डिग्री को 7 भाग में बांटते हैं और उस एक भाग को हम आर्क मिनट कहते हैं, और फिर एक आर्क मिनट को फिर से 7 भाग में बांटते हैं, उसको जो है आर्क सेकंड बोलते हैं। अब पृथ्वी पर जो है किसी जगह या किसी शहर का जो है लोकेशन जो है हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो उसके लिए जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मतलब अक्षांश और देशांतर रेखाओं का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम रायपुर का उदाहरण लेके चलें तो रायपुर का लॉन्गिट्यूड 81 डिग्री ईस्ट और जो है लैटिट्यूड
21 डिग्री जो है नॉर्थ होती है। तो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हम कैसे मेजर करते हैं? मान लो हम पृथ्वी के जो है भूमध्य रेखा पर हैं और भूमध्य रेखा से जो है उत्तरी ध्रुव की ओर चलते हैं, तो ये जो आर्क बनेगा वो पृथ्वी के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण जो है सब्सटेंड करेगा। इसलिए कहना चाहिए पोल का जो लैटिट्यूड होगा वो 90 डिग्री नॉर्थ होगा और साउथ पोल का जो लैटिट्यूड होगा वो 90 डिग्री साउथ होगा। और इसी प्रकार अगर हम भूमध्य रेखा के चारों ओर चलने लगे और जो आर्क जो है बनेगा पृथ्वी के सेंटर पे, वो जो है हमको जो है लॉन्गिट्यूड देगा। और इसमें से कुछ कुछ फेमस जो मार्किंग है उसके बारे में आप लोग जानते हैं, जैसे जो है कर्क रेखा 23.5 डिग्री ऊपर होता है भूमध्य रेखा से, और मकर रेखा जो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे होता है। ऊपर में आर्कटिक और नीचे में अंटार्कटिक सर्कल होते हैं। अब मैं यहाँ पे एनिमेशन के माध्यम से दिखाऊंगा कि ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कैसे मेजर करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये कलकत्ता है, तो कलकत्ता का जो लॉन्गिट्यूड है वो 88.6 डिग्री ईस्ट है और जो लैटिट्यूड है वो 22.5 डिग्री नॉर्थ है। तो लैटिट्यूड को जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसको भूमध्य रेखा से हम ऊपर नीचे की ओर माप सकते हैं। जैसे ऐसे ऊपर जाऊंगा तो लैटिट्यूड बढ़ेगा और नीचे आऊंगा तो जो है भी लैटिट्यूड उधर बढ़ता है साउथ पोल की ओर। उसके लिए एन और एस लगा देते हैं। एस का मतलब है साउथ और एन का मतलब है नॉर्थ है। तो लॉन्गिट्यूड कैसे मेजर करते हैं? इसके लिए ग्रीनविच इंग्लैंड से जो है जाने वाली जो लाइन है उसको जो है प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। तो जो भी लॉन्गिट्यूड मेजरमेंट है वो इसी जो है प्राइम मेरिडियन, यहाँ पे ग्रीनविच है इंग्लैंड में, और उससे जो जाने वाली रेखा है उसके वहां से हम जो है लॉन्गिट्यूड की जो है शुरुआत करते हैं। इसको आप जो है इसके माध्यम से भी देख सकते हैं। ये जैसे यहाँ पे कलकत्ता का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हो गया, ये चाइना का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ये रसिया का, और यहाँ पे जो है वाशिंगटन डीसी है। तो अगर आप जो है इंग्लैंड के जो है ईस्ट में है तो लॉन्गिट्यूड में ई लगता है, और इंग्लैंड के जो है वेस्ट में है तो लॉन्गिट्यूड में डब्ल्यू लगता है। अब ठीक इसी प्रकार का सिस्टम जो है हम आसमान में जो है यूज करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर एक बड़े से गोले की जो है परिकल्पना करते हैं, और इस बड़े से गोले में आप जो है अगर पृथ्वी के नॉर्थ पोल को आगे बढ़ाएंगे तो इस गोले का जो पोल होगा उसको हम जो है इस सेलेस्टियल स्फीयर का पोल बोलते हैं, और पृथ्वी के जो है अगर साउथ पोल को जो है हम आगे बढ़ाएंगे तो उसको इस सेलेस्टियल स्फीयर का साउथ पोल बोल सकते हैं। और जैसा पृथ्वी का जो है भूमध्य रेखा है इक्वेटर, वैसे ही हम जो है इस सेलेस्टियल स्फीयर के जो है इक्वेटर की परिकल्पना कर सकते हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि इस स्फीयर में जितने भी जो है तारे हैं वो जो है एक गोले में जो है फैले हुए हैं, और उसी आधार पे हम उसका जो है हम मेजरमेंट जो है करते हैं। तो तारे का जो है पोजीशन हम जो है वैसे ही निकालते हैं जैसा धरती में हम जो है शहर का पोजीशन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के माध्यम से हम निकालते हैं। जैसे यहाँ पे एक तारा है तो इसका जो कहना चाहिए लॉन्गिट्यूड होगा, जिसको हम खगोल विज्ञान में आरे बोलते हैं, वो लगभग जो है 4.8 घंटे का है, और इसका जो लैटिट्यूड होगा जिसको हम डेक्लिनेशन बोलते हैं वो 7.5 डिग्री होगा। तो ये तारों को जो है हम वैसे ही निर्देशांक जो है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जैसे निर्देशांक आरे डेक का यूज करते हुए जो है हम उसके पोजीशन को दिखा सकते हैं। एक बार ये पोजीशन पता चल जाए और टेलीस्कोप में अगर हम डाल दें तो टेलीस्कोप अपने आप जो है वहाँ पे पहुँच जाता है, उसको पॉइंट कर लेता है। और आज के डेट में तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि मनुष्य है टेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सारा काम जो है कंप्यूटर और टेलीस्कोप मिलके कर लेता है। मतलब आप शाम को जो है टेलीस्कोप चालू करके छोड़ दीजिए, रात भर वो टेलीस्कोप जो है स्काई को देखते रहेगा, मॉनिटर करते रहेगा, डेटा को जो है स्टोर करते रहेगा, और सुबह आपको जो है पूरा लिस्ट बना के दे देता है। और साथ में इतना भी टेक्नोलॉजी बढ़ गया है वो आपको ये भी बता देगा कि कौन सा तारा है, कौन सी गैलेक्सी है। और इतना ही नहीं, अगर आसमान में कुछ भी नया होता है जैसे सुपरनोवा विस्फोट हुआ, नोवा विस्फोट हुआ, जीआरबी विस्फोट हुआ, तो ये भी जो है कहना चाहिए रोबोटिक टेलीस्कोप अपने आप जो है पता कर लेता है। और आज के डेट में कहना चाहिए खगोल विज्ञान का जो फील्ड है वो काफी जो है एडवांस और जो है आसान हो चुका है। अब
हम यहाँ में हम लोग जो है ऐसे तिरछा पृथ्वी पर ऐसे तिरछा खड़े हुए हैं या तिरछा जो है बैठे हुए हैं पृथ्वी के रेस्पेक्ट में। अगर आप जो है देखेंगे रायपुर का पोजीशन 21 डिग्री लैटिट्यूड, तो भूमध्य रेखा से हम 21 डिग्री ऊपर में हैं और ऐसे तिरछा जो है खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं और चल रहे हैं। पर हमको कभी भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हम पृथ्वी पर जो है तिरछा खड़े हैं या तिरछा चल रहे हैं। हमेशा लगता है कि हम जो है पृथ्वी पर सीधा ही खड़े हैं, सीधा ही बैठे हैं। आप पृथ्वी के किसी भी कोने में चले जाइए, मान लो आप जो है कहना चाहिए दक्षिणी गोलार्ध की ओर चले जाइए, आप जो है इधर ऐसे जो है, तो आप पृथ्वी पर जो है उल्टा है, लेकिन आपको लगता है कि आप जो वहां पे जो है पृथ्वी पर सीधा है। तो कहने का मतलब यह है कि आप पृथ्वी पे कहीं भी चले जाए, आपको ये बिल्कुल एहसास ही नहीं होगा कि आप जो है उल्टे सीधे टेढ़े कैसे बैठे हैं, कैसे खड़े हैं, कैसे चल रहे हैं। पृथ्वी गोल है तो पर इसके बावजूद आपको लगता है कि पृथ्वी हमेशा जो है सीधा और जो है आपको फ्लैट ही दिखाई देगा। इसको आप जो है यहाँ पे दूसरे एनिमेशन के माध्यम से भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं फिर से जो है इसको जो है रायपुर के लिए सेट करता हूँ। रायपुर का लैटिट्यूड है 21 डिग्री, तो हम रायपुर में इस प्रकार से खड़े हुए हैं। इसको मैं यहाँ पे जो है बड़ा करके भी दिखा सकता हूँ ऐसे। ओके, तो ये जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है आपको जो है वो समझ लीजिए कि अगर मैं रायपुर से देख रहा हूँ आसमान को, तो ये मेरा हॉरिजन है। तो मैं पूरे आसमान को एक बार में नहीं देख पाऊंगा, मैं अपने सामने और 90 डिग्री देख पाऊंगा और पीछे की ओर भी जो है 90 डिग्री ही देख पाऊंगा। और इस प्रकार से जो है मैं कुल जो है 180 डिग्री ही जो है कहना चाहिए देख पाऊंगा। सर आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही है। क्या है? शंकरलाल नेताम कौन है जिन्होंने स्क्रीन प्रेजेंट किया है? कृपया वे हटा लें। अगर आप लोग पिन कर लेंगे चक्रधारी सर का स्क्रीन तो दिख रहा है अभी भी। तो आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा नहीं दिख रही आप? हाँ सर स्क्रीन नहीं दिख रही। सर एक बार फिर से तैयार कीजिएगा सर। अब दिख रहा है क्या? नहीं सर, नहीं, मेरा प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। नहीं, स्क्रीन दिख रहा है। सर एक बार आप शेयर कीजिएगा सर। क्या करना है सर? आपको दिखाई देगा सर, आपको स्क्रीन दिखाई देगा कि शेयर हो रहा है, लेकिन दूसरों को दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि दूसरे ने शेयर किया हुआ था। तो आप सर एक बार फिर से शेयर कीजिएगा तो दिखाई देगा सर। अच्छा, मैं बंद करके फिर से शेयर करूं? हाँ, बस स्क्रीन बस शेयर का जो ऑप्शन है सर उसी को शेयर कर दीजिएगा फिर से। दिख रहा है सर? सर अब दिखाई दे रहा है सर? हाँ सर दिखाई दे रहा है। आ रहा है क्या? अच्छा, हाँ ठीक है सर दिख रहा है तो सर। हाँ, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि हम पूरे आसमान को एक साथ नहीं देख सकते। आप जो है जहाँ पर खड़े हैं उससे जो है 90 डिग्री आप जो है सामने देख सकते हैं और 90 डिग्री पीछे देख सकते हैं, और इस प्रकार से जो है कुल आप जो है 180 डिग्री देख सकते हैं। अब यहाँ पे इस एनिमेशन में आप देखेंगे, इसमें आप जो है पीछे की जहाँ पे NCP लिखा है 90 डिग्री है ना, वहाँ पे ध्रुव तारा है। और अगर आप जो है हॉरिजन से अगर आप देखेंगे कि ध्रुव तारा कितना दूर है या कितने एंगल पे है, तो आपको एक थोड़ा आभास होगा या अनुमान होगा कि ये लगभग जो है 21 डिग्री पर है। इसको मैं आगे के एनिमेशन को माध्यम से और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हम लोग अभी रायपुर में हैं। ये जो जेड दिखाई दे रहा है आपको, ये जेड, ये मान के चलिए कि यहाँ पे हम खड़े हैं, और दूसरे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि जो है
आपको लगता है कि हम जो है सीधा खड़े हैं। मैंने पहले बताया कि आप पृथ्वी पे कहीं भी खड़े रहें, आपको लगता है कि आप सीधा खड़े हैं। तो हम रायपुर में हैं अभी, और ये जेड में खड़े हुए हैं। यहाँ पे ये जेड वाली जो रेखा है वहाँ पे खड़े हैं, और आपको लगता है कि जो है आप सीधा खड़े हुए हैं। तो दूसरे जो फिगर है उसमें ये जेड है जो है आपको सीधा दिख रहा है, और जो एनसीपी है वहाँ पे ध्रुव तारा है। तो दूसरे फिगर में आप देखेंगे कि जो एनसीपी है वो हॉरिजन से जो है कितना ऊपर हो सकता है। तो कैलकुलेशन से ये पता चलता है कि जितना आपका जो लैटिट्यूड है उतने ही ऊंचाई पे आपको जो है ध्रुव तारा दिखाई देगा। मगर फॉर एग्जांपल अगर हम रायपुर में हैं तो रायपुर में ध्रुव तारा जो है 21 डिग्री पर दिखाई देगा उत्तर दिशा की ओर। अगर आप बेंगलोर जाते हैं तो बेंगलोर का लैटिट्यूड लगभग 12 डिग्री है, तो वहां पे ध्रुव तारा जो है आपको और जो है नीचे में कहना चाहिए, ऐसे 12 डिग्री पर जो है दिखाई देगा। अगर आप दिल्ली जाते हैं तो ध्रुव तारा आपको जो है लगभग जो है 28 डिग्री के आसपास जो है दिखाई देगा। अगर आप लेह लद्दाख जाते हैं तो वहां पे आपको जो है ध्रुव तारा और जो है 32-33 डिग्री के ऊपर जो है दिखाई देगा। ठीक है। अब जितने भी ग्रह है अपने सौर परिवार में, सोलर सिस्टम में, और चांद है, ये लगभग जो है एक ही प्लेन पे जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, है ना। ठीक है। और ये लगभग जो है भूमध्य रेखा है अपना जो है, उसके आसपास वाला जो प्लेन है वहां पे परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पे मैं उस रेंज को जो है दिखाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप जो है रायपुर से देखेंगे तो ये जो शेडेड एरिया आपको दिखाई दे रहा है, तो जितने भी जो है प्लैनेट है आप जो है देख पाते हैं आसमान में, वो कभी भी इस शेडेड एरिया से जो है बाहर जो है आपको जो है दिखाई नहीं देंगे। रायपुर से अगर देखेंगे ऐसा तो आपको दिखाई देगा। जैसे चंदा है, यहाँ पे जो है चंदा जो है इतने रेंज में ही आपको दिखाई देगा। और प्लेनेट है जैसे अभी सैटर्न शाम को दिखता है, ये भी आपको जो है इतने ही रेंज में दिखाई देगा। और जो सन है, सन भी जो है आपको इस रेंज के बाहर जो है दिखाई नहीं देगा, इस रेंज के अंदर ही दिखाई देगा। तो आप जब भी जो है चांद, सूरज या फिर जो है प्लैनेट को ऑब्जर्व करते हैं रायपुर से, तो आप कभी ये नहीं पाएंगे कि ये प्लैनेट आपके सिर के सामने से होके जा रहा है, मतलब उत्तर दिशा की ओर से होके जा रहा है, ऐसा आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये जब आप जो है भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे तब वहां से आपको जो है कहना चाहिए सूरज और चांद है आपको जो है उत्तर दक्षिण होते हुए दिखाई देगा। पर आप जो है रायपुर से देखेंगे तो कभी भी आपको जो है प्लैनेट जो है हमेशा जो है पीछे से, मतलब साउथ की ओर से ही जो है आपको जो है दिखेगा। अगर आप जो है भूमध्य रेखा पर जाते हैं तो आपको लगेगा कि ये जो प्लैनेट है, सूर्य है और चंद्रमा है, वो बिल्कुल जो है जमीन के जो है करीब है, और आपको जमीन के जो है करीब से जो है आपको पूर्व से जो है पश्चिम की दिशा की ओर जाते हुए जो है आपको दिखाई देंगे। ठीक है। तो ये उसी का एक दूसरा वर्जन है। जैसे अभी हम जो है सप्तर्षि की बात कर रहे थे, तो अलग अलग जगह से आप जो है सप्तर्षि तारामंडल को जो है आप देखेंगे तो आपको अलग अलग ऊंचाई पे दिखाई देगा। रायपुर से देखेंगे तो आपको जो है 21 डिग्री पे दिखाई देगा। आप दिल्ली से देखेंगे तो आपको 28-29 डिग्री पे दिखाई देगा। अगर आप लेह लद्दाख से देखते हैं तो 32 डिग्री पे दिखाई देगा। बेंगलोर से देखते हैं तो वो काफी नीचे दिखाई देगा, 12 डिग्री। तो आप लेटीट्यूड बदलने से जो है पोल स्टार का जो कहना चाहिए पोजीशन है, हाइट है, जब हॉरिजन से कितना ऊपर देख सकते हैं, वो भी बदल जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये गति करते हुए हमको जो है कैसे दिखाई देता है। तो मैं इसको फिर से जो है आपको रायपुर के लिए सेट करता हूँ। रायपुर का लॉन्गिट्यूड है 81 डिग्री और लैटिट्यूड है जो है आपका जो है 21 डिग्री। तो ये आप देख सकते हैं कि पृथ्वी जो है वेस्ट से ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, पर हमको लगता है कि जो है बाकी चीजें जो है पूरब से पश्चिम की ओर जो है जाते हुए आपको जो है दिखाई देता है। यहाँ पे आप देखिए पहले वाले फिगर में जो तारामंडल है वो स्टेशनरी है और घूम कौन रही है? पृथ्वी घूम रही है पूरब से जो है पश्चिम की ओर। लेकिन जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो ये जो तारामंडल है आपको जो है पूर्व से आते हुए दिखाई देंगे और जो है पश्चिम में जो है आपको जो है सेट होते हुए जो है दिखाई देते हैं।
तो इसका कारण क्या है कि क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो है घूर्णन गति करती है और एक घूर्णन कंप्लीट करने में पृथ्वी चांद है या जो तारा मंडल है हर घंटे में उसका पोजीशन जो है बदलते हुए दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे जो है घूर्णन गति कर रही है। अब इस दौरान आप पाएंगे कि आप अगर रायपुर में हैं तो ये जो ब्लू साइडेड जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है दक्षिणी ध्रुव की ओर, ये कभी भी जो है हॉरिजन के ऊपर जो है नहीं आएंगे। मतलब हम रायपुर से ये वाला जो तारा यहाँ पे जो तारे होंगे और जो खगोलीय पिंड होंगे इसको हम रायपुर से कभी नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जो है दक्षिणी गोलार्ध जैसे कहना चाहिए साउथ अमेरिका जो है आपका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसे देशों में जो है जाना पड़ेगा उधर के खगोलीय पिंडों को देखने के लिए। और ठीक वैसे ही अगर आप जो है ये जो लाल कलर का जो दिखाई दे रहा है रेडिश कलर का, वहाँ के तारे ऐसे होंगे जो कभी डूबेंगे नहीं, है ना? ठीक है, डूबेंगे नहीं मतलब वो हमेशा जो है वहीं पर गोल गोल घूमते रहेंगे। अब यहाँ पे ये बात अलग है कि दिन में आपको तारे दिखाई नहीं देते लेकिन तारे वहाँ पे मौजूद रहते हैं। और ये जो बीच वाला जो भाग है, इतने वाले भाग में जो है तारे जो है उगेंगे और तारे जो है डूबेंगे। पर जो दो भाग दिखाया मैंने, एक वाला जो भाग था जिसमें तारा हमेशा उगे रहते हैं और दूसरा वाला जो भाग है जहाँ पे तारे हमेशा जो है डूबे हुए आपको जो है दिखाई देंगे। तो जब आप जो है लैटिट्यूड बदलते हैं तो आपका जो है ओरिएंटेशन बदल जाता है, पर लॉन्गिट्यूड बदलने से आपको वही चीजें दिखाई देगी, केवल समय का जो है फर्क पड़ता है। अब मान लो आप जो है ये ध्रुव तारा को आप देख रहे हैं और मैं घड़ी को जो है बजा देता हूँ। अभी दिन के 12 बजे हैं और ये घड़ी में आपका शाम को 6 बज गए हैं और ये रात का जो है 8 बज रहे हैं। तो हमारी घड़ी में जो है रात को 8 बजे हैं और मैं एक काम करता हूँ, रोज रात को जो है 8 बजे मैं ध्रुव तारा को जो है देखने की कोशिश करता हूँ। और ये पूरे साल भर ये कार्यक्रम अगर हम करते हैं तो ध्रुव तारा आपको कैसे दिखाई देगा ये देखिए। तो ध्रुव तारा के आसपास का जो तारा मंडल है वो आपको जो है वही जगह पे जो है गोल गोल आपको जो है घूमते हुए दिखाई देंगे। इसमें से 3 तारामंडल बहुत ही फेमस है। 2 को मैंने पहले बताया, एक जो है सप्तर्षि उर्सा मेजर बिग डीपर, एक जो है लिटिल डीपर, और ये एम और डब्ल्यू जैसे दिखाई देता है उसको हम जो है कैसोपिया के नाम से जानते हैं। कभी वो एम जैसे दिखाई देता है तो कभी वो जो है डब्ल्यू जैसे आपको जो है दिखाई देने लगता है। अब एक और ही जो है महत्वपूर्ण जो बात है वो पृथ्वी के साथ जो जुड़ी हुई है कि पृथ्वी का अक्ष जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और सौर परिवार में अगर हम अन्य प्लैनेट को देखें तो अन्य प्लैनेट का अक्ष भी जो है कुछ ना कुछ डिग्री से जो है झुका हुआ है। झुका हुआ होने का मतलब ये है कि जिस कहना चाहिए तल में जो है ये सभी ग्रह जो है परिक्रमा करते हैं सूर्य के चारों ओर, उस तल के रेस्पेक्ट में जितने भी प्लैनेट है उनका जो एक्सिस है वो कुछ ना कुछ जो है झुका हुआ है। और इसमें से जो 2 ग्रह हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे यूरेनस को आप देखेंगे तो यूरेनस का जो अक्ष है वो लगभग जो है 100 डिग्री मतलब ऑलमोस्ट 90 डिग्री के से भी ज्यादा जो है झुका हुआ है। तो आप यूरेनस को पाएंगे, ये दूसरे फिगर में आप देख रहे हैं, वो लुढ़कते हुए जो है पृथ्वी चारों ओर परिक्रमा करता है। और वैसे ही अगर आप वीनस को देखेंगे तो वीनस ऑलमोस्ट जो है 180 डिग्री जो है टिल्टेड है। इसका मतलब ये है कि वो उल्टा घूर्णन बाकी जो ग्रह है उनसे उनके विपरीत जो है घूर्णन करते हुए पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहता है। एक चीज यहाँ पे और जो है इंटरेस्टिंग है, आप नोटिस करेंगे जितने भी जो है मैसिव ग्रह है, फॉर एग्जांपल जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, इसका जो घूर्णन काल है वो काफी फास्ट है। आप जुपिटर को देखेंगे तो वो मात्र जो है 10 घंटे में जो है एक घूर्णन कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे जो है ग्रह जो है छोटे होते जा रहे हैं उसका घूर्णन काल जो है थोड़ा सा ज्यादा है बड़े ग्रहों की तुलना में। और ये भी एक प्रकृति का रहस्य है, क्योंकि छोटे ग्रहों को अगर आप जो है ज्यादा घूर्णन जो है देंगे तो वो ग्रह जो है टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, जबकि बड़े ग्रह जो है ज्यादा घूर्णन होने के बावजूद जो है वो टूटते नहीं है, बिखरते नहीं है। तो ये भी फिजिक्स का जो है या कहना चाहिए प्रकृति का नियम है कि जो ग्रह जितना मैसिव होता है वो उतना ही जो है
फास्ट स्पिनिंग जो है कर सकता है, छोटे ग्रह जो है फास्ट स्पिनिंग नहीं कर पाएंगे। अब पृथ्वी इस झुकाव के साथ 23.5 डिग्री के जो है झुकाव के साथ जो है सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमा करती है। यहाँ पे हम जो है इस एनिमेशन के माध्यम से देख सकते हैं। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर यहाँ पे जो है 23.5 डिग्री जो है झुकाव के साथ परिक्रमा कर रही है। पर हमको लगता है कि जो है अगर हम पृथ्वी से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो है सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर जो है परिक्रमा घूम रहा है। और चूंकि जो है पृथ्वी का अक्ष जो है टेढ़ा है, तो पृथ्वी का अक्ष टेढ़ा है और यहाँ पे हमने जो है पृथ्वी को जो है सीधा, पृथ्वी के अक्ष को सीधा कर लिया है। तो हमको ऐसा लगता है कि सूर्य का जो है परिक्रमण पाथ जो है जो हमको दिखता है वो 23.5 डिग्री जो है कहना चाहिए टेढ़ा आपको जो है दिखाई देगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे 23.5 डिग्री इधर और 23.5 डिग्री ऊपर। मतलब पृथ्वी से देखने पर सूर्य आपको जो है भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर दिखेगा और 23.5 डिग्री जो है नीचे जो है जाते हुए दिखाई देगा। तो ये कब कब और कैसे कैसे होता है, मान लो आप जो है 21 जून को देखेंगे तो उस समय सूर्य जो है सबसे जो है ऊपर जो है पृथ्वी पर जो है भूमध्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर जो है सिधान में होता है। और वहीं पर जो है आप 21 दिसंबर को आप देखेंगे तो सूर्य जो है ठीक जो है कर्क रेखा के सिधान में होता है ना। और यही कारण है कि जो जून का जो महीना होता है उस समय सूर्य की रोशनी, आप ये दूसरे वाले फिगर में आप देखेंगे, सूर्य की रोशनी उत्तरी गोलार्ध में बहुत तेज पड़ती है और इसी कारण वहाँ उस समय जो हमारे यहाँ कड़ाके की जो है गर्मी पड़ती है। और दिसंबर के महीना, जैसे अभी दिसंबर का महीना है, उस समय आप देखेंगे ये दूसरा वाला फिगर, वहाँ पे सूर्य हमारे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है और इस कारण जो है अभी जो है ठंड का मौसम है। और इस बीच में 2 समय ऐसे आते हैं, जैसे 23 सितंबर है, यहाँ पे मैं 23 सितंबर को जो है सेट करता हूँ, तो आप पाएंगे कि 23 सितंबर और साथ में जो है 21 मार्च, ये 2 दिन ऐसे होते हैं जब सूर्य पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। और इस कारण से जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगहों पे जो है सूर्य की किरणें बराबर पड़ती है और दिन रात जो है बराबर होता है। जबकि 21 जून को जो है दिन जो है हमारे यहाँ काफी लंबा होता है और 21 दिसंबर को हमारे यहाँ दिन जो है सबसे छोटा होता है। तो जब 21 दिसंबर के बाद सूर्य ऊपर की ओर बढ़ना चालू करता है, मतलब उत्तरी गोलार्ध की ओर पहुंचना चालू करता है, इसको उत्तरायण बोलते हैं। और जब सूर्य जो है 21 जून के बाद जब दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ना चालू करता है तो उसको हम जो है दक्षिणायन बोलते हैं। अब इस बीच में आपको जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नोट आप देखेंगे। मान लो हम लोग जो है रायपुर में हैं, तो मैं फिर से जो है रायपुर के लिए इसको सेट करता हूँ कि ये हम लोग जो है रायपुर में यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप ये दूसरी वाले फिगर को नोटिस कीजिए। रायपुर में अगर आप जो है इसको मैं 26 मई के लिए सेट कर देता हूँ। ये अभी हमारा जो फिगर है वो 26 मई के लिए सेट है। आप ये तीसरे नंबर के फिगर को देखिए। सूर्य की किरणें अगर हम धरती पर खड़े हैं तो एकदम जो है सिर के ऊपर जो है सिर के एकदम जो है ठीक जो है ऊपर जो है पड़ेगी। और ठीक वैसे ही 17 जुलाई को भी ऐसी परिस्थिति जो है उत्पन्न होगी। अगर हम रायपुर में 17 जुलाई को देखेंगे तो फिर से जो है हमारी जो है सूर्य की किरणें हैं हमारे सिर के एकदम ठीक जो है ऊपर जो है ठीक ऊपर से गुजरेगी। और जब सूर्य की किरणें हमारे सिर के ठीक ऊपर से होके जो है गुजरेगी तो आप पाएंगे कि हमारी परछाई नहीं बनेगी। परछाई कब बनती है? जब सूर्य की किरणें टेढ़ी पड़ती है। पर ये 2 दिन आप पाएंगे रायपुर में 26 मई और 17 जुलाई कि आपकी जो परछाई है वो आप में ही समाहित हो जाती है। मतलब परछाई जो है कुछ पलों के लिए जो है गायब हो जाती है। इस दिन को जो है जीरो शैडो डे कहा जाता है। और जीरो शैडो डे केवल जो है कर्क रेखा और कहना चाहिए भूमध्य रेखा के बीच ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से आगे नहीं बढ़ता और उत्तरी गोलार्ध में जो है कर्क रेखा से जो है आगे नहीं बढ़ता। तो कर्क रेखा में एक दिन जो है जीरो शैडो डे होगा और वो है 21 जून। और जो है मकर रेखा में एक दिन जो है जीरो शैडो डे होगा और वो है जो है आपका 21 दिसंबर। और बाकी जगहों में जो है
साल में 2 बार आपका जो है 0 से 2 डे होगा, मतलब आपकी परछाई जो है आप में ही समाहित हो जाएगी और परछाई जो है गायब हो जाएगी, आप ढूंढ नहीं पाओगे इसको। मैं परछाई, यहाँ पे परछाई दिखाई नहीं दे रहा है, आपको परछाई बना के जो है अगले एनिमेशन में मैं दिखाऊंगा। विंटर सोलस्टाइस जो 21 दिसंबर है और उसके बाद 21 मार्च और 23 सितंबर ये जो है इक्विनॉक्स कहलाते हैं। और अभी मैंने बताया कि जो सीजन है गर्मी का होना और सर्दी का होना ये भी जो है पृथ्वी के झुकाव के कारण ही होता है। अब आप पाएंगे कि पृथ्वी का जो परिक्रमण पाथ है वो गोलाकार नहीं है, बल्कि जो है ये अंडाकार है। और अंडाकार होने के कारण पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो साल में एक बार पृथ्वी सूर्य के काफी करीब हो जाता है और एक बार जो है पृथ्वी से दूर हो जाता है। तो ये जनवरी और जुलाई में होता है वर्तमान समय में। वर्तमान बोलने का मतलब ये है कि ये भी समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। और आइंस्टीन की थ्योरी ये कहती है कि ये परिक्रमण पाथ जो है कभी कंप्लीट नहीं होता, उसको जो है प्रीसीजन ऑफ पेरिहिलियन बोलते हैं। तो ये अभी वर्तमान समय में पृथ्वी जनवरी में जो है सूर्य के करीब पहुंचती है और जुलाई में सूर्य के जो है दूर होती है। पर आप देखेंगे कि दिसंबर जनवरी में गर्मी होती है। तो मौसम का बदलना जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये जो है पृथ्वी का जो अक्ष का जो झुकाव है उसके कारण जो है मौसम में बदलाव आता है। और जो ये मौसम में जो बदलाव है वो दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे अभी हमारे यहाँ ठंड है तो दक्षिणी जो देश है जैसे दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, उधर गर्मी होगा। और जब वहाँ पे जो है गर्मी होगा तो हमारे यहाँ जो है ठंड होगा। तो ये दोनों गोलार्ध में जो है बिल्कुल जो है विपरीत होता है। तो अगर पूरे साल के दौरान आप सूर्य के उगने और डूबने को जो है अगर आप जो है मॉनिटर करते हैं तो आप पाएंगे कि गर्मी के दिन में सूर्य आपको जो है उत्तर से जो है आते हुए दिखाई देगा और उत्तर दिशा में जो है डूबते हुए, मतलब उत्तर पूर्व में उगेगा और उत्तर जो है पश्चिम में डूबेगा। यहाँ पे जैसे अगर हम गर्मी के दिन की बात करें तो सूर्य जो है उत्तर दिशा में आपको जो है उत्तर पश्चिम में आपको डूबते हुए दिखाई देगा और जो है उत्तर जो है पूर्व में उगते हुए दिखाई देगा। लेकिन ठंड के दिनों में आप पाएंगे कि सूर्य आपको जो है उत्तर दक्षिण पूर्व में उगेगा और जो है दक्षिण पश्चिम में आपको जो है डूबते हुए दिखाई देगा। पर ये भी जो है आपको लोकेशन के हिसाब से आपका बदल जाएगा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप अगर जो है भूमध्य रेखा पर है तो आपको जो है ये जो है चेंजेस आपको जो है देखने को मिलेगा। मतलब जो है ठंड के दिनों में जो है आपका जो सूर्य है वो आपको दक्षिण की तरफ से है दिखेगा और गर्मी के दिनों में जो है सूर्य आपको जो है उत्तर की ओर दिखेगा। ये ऐसे जो है। लेकिन अगर आप रायपुर से देखेंगे तो मैंने पहले ही बताया कि सूरज जो है कभी भी आपको जो है उत्तर की तरफ नहीं दिखेगा, वो हमेशा जो है दक्षिण तरफ से जो ही उगते डूबते जो है मतलब दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम से ही उगते डूबते दिखाई देगा। क्योंकि लैटिट्यूड के हिसाब से जो है ओरिएंटेशन है कहना चाहिए या ऊंचाई है, एलिवेशन है इन आकाशीय पिंडों का, वो बदल जाता है। अब अगर दिन को भी देखेंगे, दिन का जो समय है वो भी लैटिट्यूड के हिसाब से बदल जाता है। जैसे मैं आपको जो है इसको रायपुर के लिए सेट करके दिखाऊं तो गर्मी के दिनों में जो है दिन का जो समय है, जैसे जून है 21 जून है, 21 जून को मैं सेट करता हूं तो रायपुर में दिन जो है 13.3 घंटे का होगा। और वही जो है 21 दिसंबर को दिन काफी छोटा हो जाता है और दिन आपको जो है मात्र जो है 10.7 घंटे के लिए होगा। आप अभी नोटिस करेंगे शाम को जैसे ही 5 बजता है आपको अंधेरा जो है दिखाई देता है और दिन जो है काफी छोटा प्रतीत होने लगता है। तो ठंड के दिनों में यहाँ पे रायपुर में दिन मात्र जो है 10.5 घंटे के आसपास का है। वही गर्मी के दिनों में जो है वो 13.5 घंटे के आसपास का हो जाता है। और जैसे जैसे आप लेटीट्यूड को बढ़ाएंगे ये फर्क जो है और बढ़ने लगता है। जैसे आप जो है मान लो 55 डिग्री के जो है लैटिट्यूड में है तो वहाँ पे दिन जो है 16-17 घंटे का होगा और जो है रात मात्र जो है 7 घंटे का होगा। और अगर आप जो है उत्तरी गोलार्ध में चले जाएं यहाँ पे जो है
तो यहाँ पे जो है आपको जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे 6 महीने का रात होगा और जो है 6 महीने का जो है दिन होगा। तो जब उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने के लिए दिन होगा तो उस समय जो है दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने के लिए रात होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में जब 6 महीने का दिन रात होगा तो उस समय जो है उत्तरी गोलार्ध में आपका जो है 6 महीने का जो है रात और दिन जो है होगा। तो दिन और रात का समय भी जो है पृथ्वी पर जो है लोकेशन के हिसाब से जो है बदलते रहता है। ठीक है, और चूंकि जो है पृथ्वी गोल है इसलिए सूरज की रोशनी जो है एक समय में सभी जगह नहीं पहुंचती है ना, बारी बारी से जो है सूर्य की रोशनी अलग अलग जगहों में पड़ती है। तो जहाँ पे जो है सूरज उगता है वहां पर उस समय का सवेरा होता है, उस समय सुबह का 6 बजता है, और जब सूरज डूबता है तो वहां पे उस समय का जो है शाम को 6 बजता है। पर अलग अलग देश में अलग अलग जगहों में सूरज को उगने और डूबने का समय अलग अलग होता है। तो इसलिए सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए यूटी का यूज किया जाता है, यूनिवर्सल टाइम का यूज किया जाता है। तो यूटी का मतलब ये है कि ग्रीनविच इंग्लैंड की जो घड़ी है उस घड़ी से हम कितना घंटे आगे और पीछे हैं। जैसे हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें या रायपुर की बात करें, तो हमारे यहाँ सूरज जो है इंग्लैंड से 5.5 घंटा पहले ही उग जाता है। और जापान की बात करें तो जापान में जो है सूर्य जो है इंडिया से 3-4 घंटा पहले ही उग जाता है। तो अभी मान के चलिए कि अभी मान लो 7 बज रहा है, तो इंग्लैंड की घड़ी जो है हमसे 5.5 घंटा जो है पीछे होगी, मतलब दोपहर का जो है आपका जो है 2 बज रहा होगा। और जापान की घड़ी जो है कहना चाहिए 3-4 घंटा आगे होगी, तो वहाँ पे जो है रात के 10-11 बज रहे होंगे। और अमेरिका की घड़ी में आप देखेंगे तो चूंकि अमेरिका जो है ऑलमोस्ट विपरीत दिशा में है, तो इस कारण से वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ रात हो रही है तो वहाँ पे जो है सुबह हो रही होगी। ठीक है, अब एक काम और करते हैं, हम सूर्य को जो है दिन के जो है 12 बजे जो है रोज मॉनिटर करते हैं और कैसे दिखाई देता है उसको यहाँ पे देखते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि सूर्य जो है पूरे साल भर के दौरान जो है वो कभी कर्क रेखा के ऊपर हो जाती है तो कभी जो है वो मकर रेखा के ऊपर हो जाती है। और अगर पूरे साल के दौरान अगर आप सूर्य को जो है रोज 12 बजे मॉनिटर करेंगे तो आपको जो है ये 8 जैसे आपको आकृति जो है सूर्य के साथ जो है बनते हुए आपको जो है यहाँ पे दिखाई देगी। अब मैंने जो है परछाई की बात की थी, तो इसको जो है यहाँ पे देखते हैं कि रायपुर, पहले इसको रायपुर के लिए सेट कर देते हैं कि मान लो हम रायपुर में हैं, रायपुर का लैटिट्यूड है 21 डिग्री और हम बात कर रहे थे 26 मई की बात कर रहे थे, तो मैं इसको 26 कर देता हूँ। तो ये मैंने 26 मई कर दी है। अब यहाँ पे आप फिगर में देखिए, आपको कहीं भी परछाई दिखाई नहीं दे रही है। आपको यहाँ पे एक जो दिख रहा है, यहाँ पे एक मनुष्य खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी परछाई नहीं बनेगी। दूसरे दिन जो है परछाई बनेगी। आप देख लीजिए यहाँ पे परछाई सूर्य के साथ जो है परछाई जो है बन रही है ना। पर रायपुर से देखने पर जो है 26 मई को परछाई जो है बिल्कुल जो है कुछ समय के लिए गायब हो जाती है। और ठीक वैसे ही जो है 16-17 जुलाई के आसपास जो है ठीक वैसे ही जो है होती है। तो जो देश या जो जगह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच है वहाँ पे जो है साल में 2 बार जो है जीरो शैडो डे होता है। और छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा पिछले 4-5 सालों से जीरो शैडो डे में हमेशा अनेक प्रकार के कार्यक्रम जो है आयोजित करते जो है लगातार आयोजित करते आ रही है। ठीक है, अब जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो रात को आप देखेंगे कि उसी परिक्रमण पाथ में, जिस परिक्रमण पाथ में चांद है और जितने भी प्लैनेट है वो आपको परिक्रमण करते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पे 12 तारा मंडलों का समूह, मुख्य रूप से 12 जो तारा मंडल है वो आपको जो है दिखाई देते हैं। इनको राशि के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी जो है कौन सी कहना चाहिए तारा मंडल या फिर राशि जो है आपको रात को दिखाई देगी। जैसे अभी दिसंबर का जो है महीना है और अभी दिसंबर के महीने में आप देखेंगे तो सूर्य आपका जो है सजिटेरियस में होगा और रात को आप देखेंगे तो ठीक 12 बजे आपको जेमिनी वाला जो तारा मंडल है वो आपको जो है दिखाई देगा। और अगर आप जो है जनवरी में आप देखेंगे तो जनवरी में जो सूर्य जो है आपका जो है कैप्रिकॉर्न में प्रवेश करते हुए जो है आप पाएंगे। और
रात को ठीक जो है 12 बजे आपको जो है कैंसर जो है दिखाई देगा। तो जैसे जैसे पृथ्वी की जो है परिस्थिति बदलती जाती है, आपको पूरे साल के दौरान अलग अलग जो ये राशि जो तारा मंडल है वो आपको जो है दिखाई देंगे।